गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद करते हैं बेटा होली अच्छे से आपने एंजॉय किया, लेकिन होली के साथ नीट वाला युद्ध आप भूले नहीं होंगे। और टीम न्यूलाइट सर के सुपरविजन में दिन रात आप लोग के साथ लगी है। सर का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार भी सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो यूट्यूब पे बेटा सारा डिस्कशन हम लोग इसी मिशन के तहत करते हैं सर के गाइडेंस में। तो आइए, जो टेस्ट आज 17 को है उस एफएसटी का हम लोग देख लेते हैं बेटा। एफएसटी का 43 नंबर है, इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। शुरू में क्वेश्चंस आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट वाले क्वेश्चंस आप विजय सर के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चा स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर आइटम्स इन N2S4O6। बेटा देखो, सल्फर के 3 ऐसे एसिड्स होते हैं जहां SS लिंकेज पाया जाता है। कौन कौन से 3 एसिड्स हैं? तो एक हम अगर सोडियम के साथ ले लें Na2S2O3 है, दूसरा ले लेते हैं Na2SNO4 है, और तीसरा ले लेते हैं Na2SNO6 है। सबसे खास बात क्या है कि इन तीनों एसिड्स के केस में बेटा आपको पाया जाता है सल्फर सल्फर के बीच डायरेक्ट बॉन्ड। तो ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आपके पीवाईक्यू में है कि कौन सा ऐसा एसिड है जिसमें SS बॉन्ड पाया जाता है। तो इसलिए सल्फर के 3 एसिड्स वाले तो दिमाग में रख लेना है। अब इसकी बात करें तो इसका नाम क्या है? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें चूंकि बेटा एन की वैल्यू पता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं? पॉलीथायोनस एसिड। और जब एन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो डाई ट्राई टेट्रा बोल देंगे। यहाँ एन की वैल्यू पता नहीं है तो इसे बोलते हैं पॉलीथायोनिक एसिड। और मान लो एन की वैल्यू पता चल जाएगी तो बोल देंगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर इसको देखें तो यस की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो इसका मतलब एन की वैल्यू 4 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा। देखो ना, टेट्राथायोनिक एसिड। तो पहली बात, एसिड कौन सा है? टेट्रा, 4 सल्फर है तो टेट्राथायोनिक एसिड। थायो का मतलब एसएस में डायरेक्ट लिंकेज। अब बच्चा यहाँ जब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो हम लोग बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर किनारे किनारे वाले का क्या हो जाता है? 3 और 3 6। तो यहाँ बोल देते हैं +6/n, और यहाँ बोल देते हैं +10/n। ठीक। और यहाँ चूंकि प्लस माइनस की बात ही नहीं, 2 ही आता है। क्यों 2 ही? ये फिक्स है, इसका नाम फिक्स है। यहाँ ये एस को हम लोग बदल नहीं रहे हैं, ये फिक्स रहता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की आप बात करो तो ये सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये OH हो गया और ये OH हो गया। तो बेटा इस बीच वाले सल्फर का देखा जाए, इसके कारण 4 और 2 सल्फर हो गए तो +2 आ जाता है। तो यहाँ क्या आ जाता है? एवरेज +2। तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। द सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन, सम पूछ रहे हैं तो सम का मतलब क्या हुआ? चारों सल्फर का। तो देखो, चारों सल्फर का इस वाले की बात है, कितना है? 10। और अगर एक सल्फर का पूछेंगे फॉर ईच सल्फर तो क्या आ जाएगा? 2.5। तो आंसर आपका क्या हो गया? 10। अगला, फाइंड आउट फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बोहाइड्रेट। बच्चा फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह में फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, तो एक बार पढ़ लीजिए। माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर बेस्ट्रोज, सही बात है। सुक्रोज इज एन ओलाइगोसेगराइड, ये भी बात सही है। अ पेयर ऑफ डेस्टीरियोमेरिक एल्डोजेज विच डिफर्स ओनली इन कॉन्फिगरेशन एट C1, ये बात भी सही है। सब फैक्चुअल चीजें हैं बेटा। और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाई HNO3 गिव्स सैक्रिक एसिड, ये बात भी सही है। तो बच्चा ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए हैं, चारों स्टेटमेंट गलत सही है। तो इसका मतलब T फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले पे आ जाइए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग, बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं तो एक बार जरा ये देख लीजिए। इसकी अगर बात कीजिए तो -I +M, इसकी बात करें -M, इसकी बात करें प्लस है, और इसकी बात क्या करेंगे? प्लस है। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस के। तो जिसमें प्लस ज्यादा है उसके बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। और जिसमें प्लस कम है उसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा? 4। उसके बाद कौन आ जाएगा? 3। अब यहाँ देखो, ये -M है और ये +M है और -I की तरह ले रहे हो, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? 4। उसके बाद कौन आ जाएगा? 3। उसके बाद कौन आ जाएगा? 1। और सबसे कम कौन हो जाएगा? 2। अच्छा, अगर यहाँ तक ना दें तब भी अगर ऑप्शन आप देखो तो एक ही ऑप्शन में आपको एक कहानी मिल रही है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक।
अगले क्वेश्चन पे आइए। सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है भाई, कह रहे हैं कि अ सॉल्यूशन वेट, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेट कितना दिया गया है ए, ये सॉल्यूशन का वेट है ए, इसकी मोलेलिटी कितनी दी गई है बी। ठीक, कह रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट बताना है, इफ द मास ऑफ द सॉल्यूट इज सी, मॉलिक्यूलर मास बताना है सॉल्यूट का, अगर सॉल्यूट का मास क्या है सी, यानी उस सॉल्यूशन बनाने में सी। तो बच्चा एक सीधे से फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, मोलेलिटी बराबर है WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई 1000 एंड डिवाइडेड बाई W। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। मोलेलिटी क्या दी गई है भाई B, ये हो गया B। ठीक, सॉल्यूट का मास क्या दिया गया है C, सॉल्यूट का मास तो C है ना, तो C। निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ये मल्टीप्लाइड बाई 1000 और ये क्या है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है और सॉल्यूशन वेट, हमको क्या चाहिए, सॉल्वेंट का वेट चाहिए ये, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट निकाल दें, तो ये कितना दे दिया गया भाई A और सॉल्यूट कितना दिया गया C, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा A माइनस C। इसे सॉल्व करना है बच्चा, देख लीजिए जो वैल्यूज दी गई थी वो वैल्यूज हम लोगों ने सीधे सीधे पुट कर दिया। अब हमको क्या निकालना, मॉलिक्यूलर मास निकाल देना है। तो अगर मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे इधर आएगा तो इधर आ जाएगा, मतलब C/B हो गया। पहले C/B देख लो कहाँ है C/B, और कहीं C/B है ही नहीं। ठीक, और A माइनस C, तो सीधे आपको आंसर कौन सा दे दिया, फर्स्ट। तो 49 का फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक, आगे आ जाइए। द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस, एनर्जी ये सेकेंड की दी गई है, मान लेते हैं इसको E1, और सेकेंड ऑर्बिट की बात कर लेते हैं, सेकेंड ना, तो इसको मान लेते हैं N1। हैंस द एनर्जी ऑफ द फिफ्थ बोर, अच्छा फिफ्थ की पूछ रहे हैं बच्चा, तो इसको मान लेते हैं N2, और E2 आपको बताना है। बच्चा एक सीधा सीधा फार्मूला आप लगाते हो, E1 बाई E2 बराबर है N2 अपॉन N1 का स्क्वायर। ठीक, E1 मान लेते हैं 300 माइनस 300 दे रखा है E2। अब N2 की बात कर लो भाई, N2 क्या है, फिफ्थ ऑर्बिट, और ये क्या है, सेकेंड ऑर्बिट। तो ये क्या हो गया, अगर इसको हम लोग लिया चाहें 25, और ये क्या हो गया 2। अब E2 आपको निकालना है, E2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 300 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 25। ठीक, इसे सॉल्व कर लीजिए। माइनस 300, 2 क्यों भाई, ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी 4। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपको मिल जाएगा सेकेंड, माइनस का 48 आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे देख लो, 4 मतलब सॉल्व अगर करना हो तो माइनस 1200 और 25 से डिवाइड करना। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई कर लें, इसको कर देते हैं 12 गुणे 100 और डिवाइडेड बाई क्या कर दें 25, 25 चौका 100, 12 चौका 48, यही आ गया। ठीक है, आगे आ जाइए। 10% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, इन्होंने 10% केन शुगर का सोल्यूशन ले रखा है, मॉलिक्यूलर मास केन शुगर का इन्होंने दे रखा है। आइसोटॉनिक है 2% एक अननोन के, तो इसका मतलब अगर आइसोटॉनिक है तो पाई1 बराबर पाई2 हो गया, या इसी भी आप पे आप बोल सकते हो क्या, C1 बराबर है C2 हो गया। ठीक है, अब इसको इक्वेट हम लोग करने आंसर आ जाएगा। तो देखिए W1 अपॉन M1 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक, और डिवाइडेड बाई क्या लेना, वॉल्यूम इन ml, तो V इन ml बराबर है W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 V इन ml। आइए वैल्यू देख लीजिए, W1 पहले का वेट कितना भाई 10% लिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको कितना लिया है 10, और इसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है इन्होंने कितना 342 मल्टीप्लाइड बाई 1000, और बच्चा चूंकि ये क्या है परसेंट है ना, तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना है
100 ml, ये बराबर हो गया। W2 आपको पता है 2%, 2 है W, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको M2 निकालना है। ठीक, यहाँ क्या है, ये भी 1000 और चूंकि ये भी परसेंटेज में दिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 100। ठीक, इसे और सॉल्व करो भैया। तो पहली बात, ये तो यहाँ से उड़ गया। ठीक, इसे सॉल्व कर लेना है। तो अगर आप सॉल्व करोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ M2 तो क्या आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो। तो 342 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 10। तो ये क्या हो गया, सॉरी 34.2। तो 34.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 60 और 68, 68 थर्ड, यानी 51 का थर्ड इज राइट आंसर। 51 का क्या हुआ, थर्ड इज राइट आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल वेर एज SO2 इज एसिडिक, बिल्कुल सही बात है, ये न्यूट्रल है और ये एसिडिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। पोटेशियम ऑक्साइड इज बेसिक वेर एज नाइट्रस ऑक्साइड इज न्यूट्रल, ये बात भी बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, ये बात भी बिल्कुल सही है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड इज एसिडिक वेर एज द फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड इज बेसिक, गलत है, ये भी कैसा होता है, एसिडिक होता है, राइट, तो ये बात तो गलत हो गई। और आगे बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बोथ आर एसिडिक, ये बात भी सच है। अब आपको बताना था बच्चा, करेक्ट वाला बताना है इसमें। ठीक, तो देख लीजिए, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही और पांचवा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस विल प्रोड्यूस 2 डिग्री एमीन। गैब्रियल सिंथेसिस में बच्चा आप पाते हो 1 डिग्री, हाफमैन्स ब्रोमाइड में आप पा जाते हो 1 डिग्री, रिडक्शन ऑफ, देखो कार्बिल एमीन यानी आइसोसाइनाइड की बात कर रहे हैं, NC की बात कर रहे हैं, तो जब आप इसका रिडक्शन करवाओगे तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, CH3 में, यही तो है। और आपको ये क्या मिल जाएगा, NC। इसको ऐसे देखो, कार्बिल एमीन की बात कर रहे हैं, यानी RN, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ये तो कर रहे हो आप। जब इसका आप रिडक्शन करवाते हो तो ये वाला एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या, नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो इसका मतलब सेकेंडरी एमीन हो जाता है, और सेकेंडरी एमीन की बात कर रहे हैं। और रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, इससे भी नहीं मिलेगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला, कि जब आप कार्बिल एमीन का रिडक्शन करवाते हैं तब आपको क्या मिल जाता है, सेकेंडरी, और बाकी जितने प्रोसेस दिए गए हैं उन सब में आपको क्या मिल जाता है, प्राइमरी। अगला, विच आर द फॉलोइंग है द OO लिंकेज। बच्चा CrO5 की बात करोगे तो ये भी क्या, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बड़ा नोन सा कंपाउंड होता है आपका, तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड यहाँ भी आ गया। ठीक, H2S2O8 की बात करते हो तो सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर OH OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो यहाँ भी पेरोक्साइड लिंकेज आपको मिलेगा। ठीक, और कह रहे H2S2O3, यह चूंकि अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था, सल्फर सल्फर ऑक्सीजन OH और OH है, तो यहाँ SS बॉन्ड है, O बॉन्ड नहीं है, तो कौन सा हो गया भैया, 2, फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिल जाएगा, फोर्थ इज राइट आंसर। अगला, फॉर द रिएक्शन Kc इज दिस, अच्छा एक रिएक्शन है बच्चा जिसके लिए Kc की वैल्यू दे दी गई है, इस रिएक्शन के लिए पूछ रहे हैं, तो पहले आपको इस रिएक्शन से इस रिएक्शन पे आना है। तो देखिए यहाँ ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है और यहाँ पलट गया, तो अगर आप इसे पलट रहे हो तो सबसे पहले जो न्यू Kc आप बनाओगे ना, क्या है, Kc न्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3.6 इंटू 10⁻⁻10। अब अगली चीज देखो, इसको पलटने के बाद ये नहीं मिलेगा, इसको पलटने के बाद इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे ये डिवाइड हो जाए, यहाँ क्या आ जाए, हाफ आ जाए। तो अगर 2 से डिवाइड करने के बाद ये आए तो इसका मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 55 में देख लीजिए, अब इसकी पावर हाफ करने के बाद जब इसे बच्चा आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको फोर्थ वाला आंसर मैच कर जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, फोर्थ वाला आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, द एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, यानी स्टेट फंक्शन की बात आप कर रहे हो, स्टेट फंक्शन मतलब क्या हो गया, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, यही तो करना है। तो आइए देख लेते हैं, चेंज फॉर द रिएक्शन इसके लिए निकालनी है, तो फाइनल स्टेट यानी HCl के लिए, तो देख लो भाई HCl के लिए वैल्यू क्या है, 190 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस
H2 और Cl2 की बात कर लो तो H2 का क्या दे रखा 130 प्लस और ये 225 है। ठीक, तो इसे अगर तो ये हो गया 08380 माइनस ये आ गया 355। तो 380 में से 355 निकाल देंगे, क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा बच्चा। फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करें 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एथेनोइक एसिड। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस m एंड माइनस आई ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस m और प्लस आई। यही तो बात बोलते हो। तो कह रहे हो 2 क्लोरो क्लोरीन अगर आपने लगा रखा है 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड मोर एसिडिक देन एथेनोइक एसिड, तो अगर माइनस आपने लगा रखा है तो इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये बात तो सही है। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, आप देखो यहाँ आपने H लगा रखा है, यहाँ एक मेथाइल ग्रुप हो गया है प्लस इफेक्ट, और यहाँ आपने 3 लगा रखा है, तो प्लस के क्या इनवर्स में है। तो जैसे आप प्लस बढ़ाते जाओगे प्लस इफेक्ट, वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ देख लीजिए बच्चा, यहाँ कार्बन जो है वो क्या है sp हाइब्रिडाइड, यहाँ कार्बन क्या है sp2 है, और यहाँ कार्बन क्या है sp3 है। तो अगर इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये आर्डर आता है, और जबकि आर्डर इन्होंने क्या दे रखा उल्टा, ये बात गलत हो गई। तो कौन सा सही हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट आंसर, सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सेकेंड इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। ये कह रहे हैं हाउ मच ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड if 0.59 gram of the compound gave 1.20 gram of the barium sulfate on analysis। बच्चा सीधे सीधे आपको एक फार्मूला यहाँ इस्तेमाल कर लेना है। क्या, परसेंटेज ऑफ सल्फर की बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर बराबर है 32 मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ बेरियम सल्फेट डिवाइडेड बाई 233 वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सीधे आपको मिल जाएगा आंसर। इसका आंसर आपको आ जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद फोर्थ। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑक्सीजन है गैसियस, एक इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, डेल्टा एच कैसा हो जाएगा नेगेटिव, क्यों, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है। क्लोरीन के लिए सिमिलरली क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्यों, पहला इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो। यहाँ भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नाइट्रोजन के लिए वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन द करेक्ट स्टेटमेंट इज डेल्टा H3 इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा H1 एंड H2। डेल्टा H3 इज मोर नेगेटिव, तो बच्चा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ज्यादा होती है, बात सच है। डेल्टा H1 इज लेस नेगेटिव देन डेल्टा H2, कह रहे हैं डेल्टा H1 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फ्लोरीन से कम होती है, बात भी सच है। फिर कह रहे हैं डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा Hc आर नेगेटिव और डेल्टा H4 आर पॉजिटिव, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इस हिसाब देखा जाए कौन सा फोर्थ इज राइट आंसर। आगे आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 59 का कौन सा हो गया भाई, फोर्थ इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, बेसिसिटी ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज 4। देखो पायरोफॉस्फोरिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, फास्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक, इसका 2 मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो ये बन गया H6P2O8, और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो ये क्या आ गया H4P2O7। और एक एसिड के केस में बच्चा जितना H होता है उतनी बेसिसिटी होती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक, द नंबर ऑफ POP बॉन्ड इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज 2। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब इसका आप फार्मूला बनाते, मतलब जब इसका आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो बच्चा ये स्ट्रक्चर निकल के आता है। तो यहां अगर POP बॉन्ड हम लोग देखें तो POP बॉन्ड कितना होता है, एक POP एक होता है, तो ये बात तो गलत हो गई।
तो एसर्शन सही है और लेकिन रीजन गलत हो गया। एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, तो ये वाला राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, तलाश लो पहले, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैच करवा ही लेंगे। और आइसो स्ट्रक्चरल बताने के लिए आप क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा वन है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर अलग अलग समान होना चाहिए, यही तो करते हो। आओ देख लिया जाए। सिग्मा वन की बात करो 2, सिग्मा वन कितना है 2। लोन पेयर की बात करो, टेलुरियम है, तो यहाँ लोन पेयर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ लोन पेयर कितना आ जाएगा 3, तो ये तो मैच ही नहीं किया, बेकार हो गया। यहाँ जाइए, सिग्मा वन की बात करेंगे तो सिग्मा वन की बात करेंगे तो यहाँ अगर आप देखेंगे लोन पेयर अगर आप इसमें निकालेंगे तो लोन पेयर यहाँ क्या आ जाएगा 3, क्यों, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो इसका मतलब क्या हो गया 8 माइनस टोटल बैलेंस 2 डिवाइडेड बाई 2, और सिमिलर कंडीशन यहाँ आ जाएगा 3, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, अभी आइसो स्ट्रक्चर मैच कर गया। अब अगले में आ जाइए, IF3 की बात कर रहे हैं, देखिए IF3, तो यहाँ जब सिग्मा बॉन्ड आप निकालेंगे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना आ जाएगा 2, तो यही नहीं मैच कर गया, लोन पेयर निकालने की जरूरत नहीं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर अलग अलग समान होना चाहिए। ठीक, सिमिलरली यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया 2, सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया 2, लोन पेयर जब आप निकालेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ जब लोन पेयर आप निकालेंगे कितना आ जाएगा 3, तो ये भी नहीं मैच करेगा। अब चूंकि आइसो स्ट्रक्चर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, तो आइसो स्ट्रक्चर एक ही में मैच कर रहा है, तो नेचुरल सी बात वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। अगला, इफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट and the excited state of one electron species is 8.8 into 10 to the power minus 12 joule, then wavelength of the photon required to produce this transition। अच्छा, सीधे सीधे बच्चा E बराबर है hc अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ पूछ रहे हैं आपसे। ठीक, इसका मतलब लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा hc बाई ई, h की वैल्यू उन्होंने दे रखा है। ठीक, c की वैल्यू की अगर बात करें तो 3 इंटू 10 टू पावर 8 लाइट की स्पीड हो गई, राइट, और E की वैल्यू इन्होंने ये दे रखा है, ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, गुणा भाग करने के बाद आपको सीधे सीधे इसका आंसर कौन सा मिल जाएगा 4th। चलिए अगला क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बच्चा यहाँ सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब नंबरिंग की बात करें, देखो 1 2 यहाँ भी आएगा, 3 4 ये आ जाएगा, 1 2 यहाँ आएगा, 3 4 सेम कंडीशन है, तो प्रायोरिटी अल्फाबेट को दे। अल्फाबेट में ये सी और ये बी है, तो इसका नंबरिंग इधर शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6। अब चलो भैया, इसका मतलब 2 पे ब्रोमो है, ठीक, और उसके बाद 6 पे क्लोरो है, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो 4 मेथाइल बेंजो नाइट्राइल, 4 को 6 मेथाइल बेंजो, सेम है क्या, 4 पे मेथाइल है ना, 6 मेथाइल थोड़ी ना, 4 पे मेथाइल है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा सेकंड। 2 ब्रोमो 6 क्लोरो 6 क्लोरो 4 मेथाइल बेंजो नाइट्राइल, सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग 2 रिएक्शन ऑफ HNO3। अच्छा बच्चा, कंसंट्रेट HNO3 जब कभी किसी से रिएक्शन करता है तो एक चीज फिक्स है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको देता है, ठीक, और डाइल्यूट HNO3 की जब आप बात कर रहे हो तो यहाँ क्या मिल जाती है आपको, लॉफिंग गैस N2। रिएक्शन है, याद रखने वाली बातें हैं, तो एक बनना चाहिए, रिस्पेक्टिवली बोल रहे हैं। हाँ, तो x और y आपको बताना, x क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और y क्या है लॉफिंग गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लॉफिंग गैस। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है द जीरो डाइपोल मूवमेंट। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, यहाँ भी म्यू बराबर क्या होगा 0, ये भी सिमेट्रिकल है, म्यू बराबर 0, ये भी सिमेट्रिकल है, म्यू बराबर 0, आंसर कौन सा होगा 4th। अगला क्वेश्चन, द कैनिजारोज रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई। अच्छा देखो, कैनिजारोज रिएक्शन गिवन बाई, सबसे पहले देते कौन से लोग हैं, कैनिजारोज रिएक्शन देते कौन से लोग हैं। कैनिजारोज रिएक्शन के लिए क्या ऐसे हम लोग कंपाउंड को तलाश रहे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक, वो देते हैं। तो यहाँ देख लो, ट्राई मेथाइल एसिटाल्डिहाइड है, ट्राई मेथाइल एसिटाल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, तो ट्राई अगर मेथाइल रखा तो यहाँ भी आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, यानी ये भी दे देगा। फॉर्मल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये भी दे देगा। बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये भी दे देगा। लेकिन जब एसिटाल्डिहाइड की बात करेंगे तो आप बताओ, यहाँ ये अल्फा कार्बन तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं देगा, क्यों, क्योंकि वही लोग देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। इन तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तीनों दे देंगे, लेकिन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, कैनिजारोज नहीं देगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 4th।
आंसर फोर्थ इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में ये देख लो बच्चा, हाइड्राबोरेशन ऑक्सीडेशन है, हाइड्राबोरेशन ऑक्सीडेशन है। अच्छा, चूंकि अल्काइन आपने ले रखा है ना, तो अगर आप यहाँ इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद वाटर का एडिशन करके 2 वाटर लगेगा और इसमें से H2 आप निकाल देंगे तो किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, सेम कार्बन के एल्डिहाइड में। तो सेम कार्बन का पहले एल्डिहाइड तलाश लो। कितने कार्बन भाई, 1 2 3 4। ये तो बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया, इन्हीं दो में हो सकता है, 1 2 3 4। एक तो यहाँ भी मिल गया, यहाँ मिल गया। अब आगे आ जाइए, HgSO4 H2 H2SO4 की उपस्थिति में HgSO4 से आप रिएक्शन करो, वाटर का एडिशन आपको करवाना है। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन। यानी यहाँ वाटर का एडिशन यहाँ आप करवाएंगे 2OH, और यहाँ जब वाटर आप एक वाटर मॉलिक्यूल OH से निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सेकेंड। तो चलिए बच्चा, इसके आगे वाला क्वेश्चन विजय सर ने किया है, और आई होप पेपर आपका अच्छा हुआ होगा बच्चा। थैंक यू वेरी मच। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 68 बहुत आसान क्वेश्चन है, बस 2 पॉइंट बेटा इसके लिए आप याद रखिए। देखो बेटा, ये कंपाउंड है, इसकी हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, NaBH4। आप सबको मालूम है बेटा NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन ध्यान रखिए बेटा, NaBH4 कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन को बेटा रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस करता है, लेकिन बेटा वो एस्टर वाले पोर्शन को रिड्यूस नहीं करता। तो जरा इस कंपाउंड को देखिए, ये बेटा कीटोन ग्रुप है, ये बेटा एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बेटा एस्टर ग्रुप है। तो ये वाला पोर्शन बेटा रिड्यूस नहीं होगा। ठीक, तो देखिए बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक, ये वाला पोर्शन बेटा आपका एज इट इज रहेगा। ठीक, यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, OH। यहां पर बेटा देखो C, इधर बेटा OH। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर बेटा इसमें 2 OH ग्रुप आ गए। अब देखो दूसरा बेटा LiAlH4 है, ये देखो बेटा एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बेटा कीटोन ग्रुप है। ठीक, और अगर इस पूरे को देखो, देखो ये एस्टर ग्रुप है। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा एस्टर को भी रिड्यूस करता है। ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, तो जब ये वाला बॉन्ड आप बेटा तोड़ोगे तो देखो यहां पर बेटा ये OH हो गया, H पहले से था, एक H और आ गया, तो ये वाला OH में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली बेटा ये वाला भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। ठीक है ना। अब देखो ये वाला बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेटा यहां पर भी क्या आ जाएगा, OH। ठीक, तो देखो बेटा कितने OH हो गए, 1 2 3। तो Q में बेटा कितने OH हो गए, 3। इसमें कितने OH हो गए, 2। टोटल OH कितने हो गए, 5। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इसमें क्या देखना था, NaBH4 कार्बोनिल ग्रुप को बेटा रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है NaBH4। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा, कीटोन को भी रिड्यूस करेगा, और बेटा एस्टर को, एसिड को, सबको रिड्यूस करता है। तो देखो ये आपका एल्डिहाइड था, रिड्यूस हो गया, ये पोर्शन बेटा एस्टर का है, तो यहां से ये वाला बॉन्ड बेटा आपका ब्रेक हो गया। ठीक है, इधर वाला देखो बेटा रिड्यूस हो गया, अल्कोहल बन गया। ये वाला पोर्शन बेटा अल्कोहल बन गया, और ये वाला भी अल्कोहल बन गया। टोटल कितने हो गए, 5। अगला देखिए, पीएच ऑफ दिस, क्या पूछा है बेटा, के पीएच दिया है। तो आप सबको मालूम है H+ इक्वल टू बेटा क्या होता है,
10 की पावर माइनस pH, और यही बेटा K के टर्म्स में क्या होता है, K इंटू सी। तो देखो बेटा ये 10 की पावर माइनस 4 हो गया, ये बेटा अंडर रूट K निकालना है, C बेटा कितना रख दिया 0.2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बेटा, 10 की पावर माइनस 8 इक्वल टू K इंटू 0.2। तो बेटा यहाँ से K क्या आ गया, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 0.2, पॉइंट हटाओगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। देख लीजिए बेटा कौन सा आंसर है, 69 का थर्ड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। देखो बेटा जब भी स्टेट चेंज होती क्या एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे बेटा एंट्रोपी चेंज क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। यहां पर देखिए बेटा किसकी बात करा, वेपराइजेशन की, तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन और टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बस बेटा इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो डेल्टा एस देखो बेटा आपको कितना दिया है, 32 जूल में, जबकि डेल्टा एच बेटा किलो जूल में है, तो बेटा इसको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर दो, 12,000 हो गया अपॉन टीबी। तो यहां से बेटा टीबी सॉल्व कर लो, 12,000 अपॉन 32। ठीक, ये बेटा आप सॉल्व कर लीजिए, 375 केल्विन आएगा, ये बेटा 375 केल्विन, सेल्सियस नहीं। तो आंसर बेटा सेकेंड। अगला देखिए, बहुत आसान है, हाइब्रिडाइजेशन सबको निकालना आता है, sp3 तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 अमोनिया, PCl5, ठीक है ना, PCl5 में बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 5 बॉन्ड पेयर कोई लोन पेयर नहीं है, sp3d हो जाएगा, ठीक है ना। HCF4 दो लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, ठीक है ना, sp3d2, C का हो जाएगा बेटा 4। तो देखो A का थर्ड किसमें है, A का थर्ड, बाकी भी चलिए मैच करिए, B का बेटा सेकेंड सही है, C का बेटा 4 सही है, D IF7, ठीक है ना। तो ये आपका sp3d थी, 7 बॉन्ड पेयर है तो sp3d3, D का बेटा फर्स्ट, 71 का आंसर फर्स्ट। एक मिनट, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड, ए का थर्ड है ना, तो 71 का बेटा सेकंड, वो मैंने फर्स्ट थोड़ा गलत बोल दिया। ए का बेटा आपका देखो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर sp3, बेटा यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर है sp3d, HCF4 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बेटा sp3d2, IF7 7 बॉन्ड पेयर sp3d3। अगला देखिए, आंसर बेटा सेकेंड। आउट ऑफ, देखो बेटा कह रहा किसके पास रेगुलर ज्योमेट्री होगी, रेगुलर ज्योमेट्री बेटा उसके पास होती है जिसके पास लोन पेयर नहीं होता है, जैसे XEF6 है, ठीक है ना, 6 बॉन्ड पेयर है, ठीक, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर है बेटा इसके पास, तो पक्की बात है इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो sp3d3 होगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, तो ये रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। CH4 4 बॉन्ड पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, कोई लोन पेयर नहीं है, यहां बेटा आपको रेगुलर ज्योमेट्री मिलेगी, तो आंसर बेटा थर्ड। सिमिलरली SF4 4 बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp3d, लेकिन यहाँ पर रेगुलर ज्योमेट्री नहीं मिलेगी क्योंकि इसके पास भी बेटा लोन पेयर है, सीसा शेप होता है इसका, तो 72 का बेटा थर्ड। आइए बेटा देखिए 4 एलिमेंट है, टाइटेनियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, टाइटेनियम, वेनेडियम,
क्रोमियम, मैग्नीशियम। तो जरा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो बेटा ये क्या है 3d2 4s2, ये बेटा क्या है 3d3 4s2, ये बेटा 3d5 4s1, 3d5 4s2। अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, फर्स्ट निकाल देते हैं, तो देखो क्या बचा 3d3 सॉरी 3d2 4s1, यहां पर बेटा 3d3 4s2, यहां देखो 3d5 4s0 हो गया, यहां बेटा 4s1 होगा, और यहां पर बेटा 3d5 4s1। अब देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो यहां पर देखो हाफ फील्ड से निकल रहा है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछता सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर आप पूछता तो आप देखिए जरा फिर से आपसे क्या पूछ रहा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरा निकालना है। देखो दूसरा यहाँ 4s से निकल रहा, जबकि यहाँ दूसरा 3d5 से निकल रहा, 3d5 से निकलेगा, देखो हाफ फील्ड से निकल रहा, तो बेटा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो देखो क्रोमियम से स्टार्ट कौन है बेटा थर्ड, उसके बाद देखो Mn, क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। फिर देख लीजिए आप, तो यहाँ पर हाफ फील्ड के कारण सबसे ज्यादा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी 73 का बेटा थर्ड। बाकी इन सब में बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख लीजिए, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट देखिए बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, कॉन्सेंट्रेट NaOH, सबको तुरंत याद आना जाना चाहिए कौन सी रिएक्शन है बेटा, कैनिजारो रिएक्शन। फिर बेटा कैनिजारो दो तरीके की होती है, सिंपल कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो। जब दोनों एल्डिहाइड, कैनिजारो देता कौन है, जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। दो टिपिकल एग्जांपल याद रखिए, फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देता है, बेंजल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देता है। इसी तरह से ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, ये भी बेटा कैनिजारो रिएक्शन देता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अब देखो बेटा अगर दोनों एल्डिहाइड सेम है तो सिंपल कैनिजारो, दोनों डिफरेंट है तो क्रॉस कैनिजारो। देखो ये बेटा दोनों डिफरेंट है, क्रॉस कैनिजारो है। तो क्रॉस के आपको मालूम है कैनिजारो में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। अब अगर दोनों सेम होता तो आप कुछ भी कर लेते, लेकिन यहाँ पर एक का ऑक्सीडेशन होना एक का रिडक्शन। तो याद रखो बेटा जो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है उसका बेटा ऑक्सीडेशन, कम रिएक्टिव होता है उसका बेटा रिडक्शन। और याद रखो एलिफेटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक, तो फॉर्मेल्डिहाइड बेटा क्या एलिफेटिक, इसका बेटा क्या होगा ऑक्सीडेशन, HCOONA बनेगा, पहले एसिडिफिकेशन कर दोगे तो बेटा ये फॉर्मिक एसिड बना देगा। और बेटा इसका क्या होगा रिडक्शन, एल्डिहाइड रिडक्शन पे बेटा क्या बनाते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो देख लीजिए बेटा कौन सा आंसर है, क्या पूछा है X एंड Y, ठीक है ना। तो X आपका बेटा बेंजाइल अल्कोहल है और ये फॉर्मिक एसिड। फिर देखिए बेरियम सल्फेट का बेटा KSP पूछ रहा, 1:1 टाइप का सॉल्ट है, पक्की बात है बेटा KSP इसका क्या होगा S²। S बेटा हम लोग क्या बोलते हैं मोलैरिटी, मोल पर लीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। हमको बेटा S नहीं दिया, उसके लिए इन्होंने क्या दिया मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू बेटा क्या होता है 1000 K अपॉन मोलैरिटी। ये देखो बेटा कितना दिया है 1.53 इक्वल टू 1000 के बेटा कितना दिया है 3.06 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई बेटा मोलैरिटी निकाल लो। ये देखो इससे डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो ये बेटा आपका मोलैरिटी यानी सॉल्युबिलिटी कितना आया 2 इंटू 10⁻⁻6, सॉरी यहाँ 3 पावर कम हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, अब बेटा इसको लाके यहाँ रख दो 2 इंटू 10⁻⁻3, इसका बेटा क्या कर दो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बोलो कितना होगा 4, 4 इंटू 10⁻⁻6। तो करेक्ट आंसर बेटा 4।
76 देखिए, देखिए बेटा आपके पास 2 क्लोरोब्यूटेन है, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं। ये बेटा क्या रिएक्शन है? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, पहचानना सीखिए। ठीक, अब जरा ध्यान रखिए, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में बेटा हम लोग एल्कोहलिक KOH भी लेते हैं और सोडियम पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाइल। जब एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो मेजर प्रोडक्ट बेटा डिसाइड होता है सेटजेप से, मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट, जब एल्कोहलिक KOH हो। लेकिन जब पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाइल होता है तो मेजर प्रोडक्ट बेटा डिसाइड होता है हॉफमैन प्रोडक्ट से, लेस स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। और स्टेबिलिटी बेटा किससे देखी जाती है? अल्फा हाइड्रोजन से। तो देखो इसके डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पे पहला भी बनेगा, दूसरा भी बनेगा। ठीक, इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन बेटा कितने हैं? 6, इसमें बेटा कितने हैं? 2। तो देखो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल। अगर एल्कोहलिक KOH होता तो बेटा मेजर प्रोडक्ट होता फर्स्ट, माइनर प्रोडक्ट होता सेकेंड। लेकिन बेटा यहां पर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, ब्यूटॉक्साइड बल्कि एल्काइल ग्रुप है, यहां पर मेजर प्रोडक्ट बेटा हॉफमैन से डिसाइड होता है, सेकेंड विल बी मेजर प्रोडक्ट, लेस स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। तो 76 का बेटा सेकेंड। तो ध्यान रखिए डीहाइड्रोहेलोजन एल्कोहलिक KOH से है तो मेजर प्रोडक्ट बेटा सेटजेप से, मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। ठीक, और स्टेबिलिटी किससे देख लेना? अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है तो लेस स्टेबल एल्कीन बेटा मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी हॉफमैन प्रोडक्ट को क्या बोलोगे? मेजर प्रोडक्ट। अगला देखिए, देखो बेटा ये आपका मिथाइल कीटोन है, एसिटोफिनोन, आयोडीन और बेस के साथ रिएक्शन करा रहे। तो बेटा इस ग्रुप के कारण ये कौन सी रिएक्शन देगा? आयोडोफॉर्म रिएक्शन। और ये जो एलो प्रेसिपिटेट लिखा है वो किसका है बेटा? CHI3। तो देखो बेटा आयोडोफॉर्म बनाने का एक सिंपल तरीका समझ लीजिए, यहां से बेटा इसको कट कर दिया करिए, ये वाला पोर्शन बेटा आयोडोफॉर्म बनाता है। ये वाला पोर्शन बेटा आयोडोफॉर्म बनाता है, ये वाला पोर्शन बेटा एसिड का सॉल्ट। तो वाई बेटा आपका क्या है? देखो ये बेटा क्या बनाएगा? बेंजोइक एसिड। तो ये बेटा बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, C6H5COO का होल ट्वाइस Ca बनेगा। ये बेटा आपका वाई है। ठीक, अब जब बेटा वाई को गर्म करते, जब बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को गर्म करते हैं तो प्रोडक्ट बेटा क्या बनता है? कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड में ये बेटा जो R होगा बेटा ये यहाँ वाला, तो इधर भी देखो C6H5, इधर भी बेटा C6H5, प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजोफिनोन। तो बेटा इसका आंसर थर्ड। फिर से देखिए बेटा, ये आपका मिथाइल कीटोन एसिटोफिनोन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा, एक्स बेटा क्या बनेगा? ये वाला यहां से कट कर दिया करिए, इधर वाला पोर्शन CH3 को क्या बना दीजिए? CHI3। इधर वाला बेटा सॉल्ट बनाता है, अगर यहाँ NaOH होता तो यहाँ बेटा सोडियम बेंजोएट बनता। चूंकि कैल्शियम की वैलेंसी बेटा 2 है तो यहाँ 2 मोल बेटा लेना पड़ेगा आपको, तो ये बेटा बनेगा कैल्शियम बेंजोएट। और जब बेटा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अगर एक ही टाइप का सॉल्ट है तो दोनों आर क्या होगा? सेम। और आर बेटा आपका क्या है? फिनाइल। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखो, बैलेंसिंग है बेटा, बहुत आसान है। देखिए CrO4 डबल माइनस,
इससे बेटा क्या बन रहा, CrO2 माइनस प्लस OH माइनस, मतलब मीडियम बेसिक है, उसकी कोई जरूरत नहीं, केवल OH माइनस मीडियम बता रहा। देखो सबसे पहले बेटा एटम बैलेंस किया करो, दोनों तरफ क्रोमियम सेम है, बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ +6 है, यहाँ बेटा +3 है, CrO2 माइनस, यहाँ +3 है, तो बेटा चेंज कितने का है, 3। प्रोसेस का नाम बेटा क्या है, रिडक्शन। तो देखो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो लेफ्ट। अब चार्ज बैलेंस करो, यहाँ देखो 3 नेगेटिव, यहाँ 2, टोटल नेगेटिव कितने, 5। इधर बेटा कितना, 1, चेंज कितने का, 4। 4 बेटा क्या जोड़ दो, OH माइनस। फिर देखो 4H से बेटा कितना वाटर बनेगा, 2। बैलेंस हो गया, चेक कर लो कौन सा आंसर है। आंसर क्लियरली बेटा क्या दिख रहा, फर्स्ट। अगला देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। हेनरी कांस्टेंट बेटा KH गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, अलग अलग गैस के लिए KH वैल्यू अलग अलग, और जहां बेटा KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी बेटा उतनी कम। तो पहला स्टेटमेंट बेटा गलत। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ नेग्लिजिबल, गलत बेटा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस नंबर 1 डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पर, गैस पोलर है या नॉन पोलर। पोलर वाली बेटा ज्यादा सॉल्युबल होती है वाटर इन कंपैरिजन टू नॉन पोलर। हीलियम, नाइट्रोजन कम सॉल्युबल, ऑक्सीजन कम सॉल्युबल, CO2 अमोनिया बेटा ज्यादा सॉल्युबल। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, किसमें डिजॉल्व कर रहे हो, टेम्परेचर, डिसोल्यूशन अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, एक्सो है तो बेटा घटेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोग पढ़ते हैं वो प्रेशर का ही है। और बेटा इफेक्ट किससे देखा जाता है, हेनरी लॉ से। जितना ज्यादा प्रेशर से गैस इंजेक्ट होगी सॉल्युबिलिटी बेटा उतनी ज्यादा, ठीक है ना। तो थर्ड बेटा आपका सेकंड भी गलत है। प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसीडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ड्यू टू, तो पहला तो बेटा गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा पढ़िए जरा। प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसीडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन, कह सकते हो बेटा। कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां पर भी देखो, जब हम लोग बेटा गैस को बेटा पानी में डिजोल्व करते हैं तो एक तरीके से वो लिक्विड के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो 79 का बेटा थर्ड। और ये जो बेटा लिखा है गलत है। अगर आप पानी को गर्म करोगे तो देखो गैस का जो डिसोल्यूशन होता है ना बेटा वो एक्सोथर्मिक होता है। तो अगर आप पानी को बेटा गर्म करोगे तो पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है जिसके कारण वाटर में लाइफ होती है, ठीक है ना, जिसके कारण बेटा स्पीसीज वाटर में जिंदा रहते हैं, ठीक। अगर आप पानी बढ़ाओगे डिसॉल्व ऑक्सीजन बेटा घटने लगेगी और आपका क्या नाम से जो स्पीसीज होंगे बेटा वो मरने लगेंगे, तो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे वो, इसीलिए कंफर्टेबल बेटा कोल्ड वाटर में रहेंगे। तो फोर्थ भी बेटा आपका गलत है। आइए देखिए बेटा देखो डेल्टा जी जो आपका CFC लेस देन P है बेटा, इसका मतलब पेयरिंग नहीं हो रही है, लिगेंड बेटा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं होगी। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, D4। तो जब बेटा स्प्लिट होता है 5 ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, तो नीचे बेटा कितने होते हैं, 3, ऊपर कितने होते हैं, 2। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, T2Z, इसको क्या बोलते हैं, EZ। तो बेटा आप कोई पेयरिंग तो होनी नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 3 बेटा किसमें होंगे, T2Z में, 1 किसमें होगा, EZ में। 80 का आंसर बेटा थर्ड, 80 का आंसर थर्ड।
और अगर यही बेटा ग्रेटर का सिंबल होता तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ आ जाता, तब T2Z4 होता और Eg बेटा 0 हो जाता। नेक्स्ट देखिए बेटा, एल्केन, याद रखो बेटा, एल्केन बेटा कौन सी रिएक्शन देना पसंद करता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और कितने टाइप के होते हैं? 3, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो ये भी बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, ये भी बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। और जब एल्कीन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड से रिएक्शन करते हैं तो एलाइल ब्रोमाइड बनता है, ये भी बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। और यही रिएक्शन बेटा अगर NBS की बजाय 500 डिग्री C पर कराई जाएगी तब भी बेटा, अभी R2 से कराई जाए 500 पर, तब भी बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो पहला भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा भी, तीसरा भी, ठीक है ना? तो तीनों बेटा है। और याद रखिए एल्केन कौन सी रिएक्शन देना पसंद करते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कितने हैं? 3, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। एल्कीन NBS के साथ एलाइल ब्रोमाइड बनाती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एलाइल ब्रोमाइड आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर प्रोपीन की रिएक्शन ब्रोमीन से कराए 500 डिग्री हाई टेम्परेचर पे, तब भी बेटा प्रोपाइल एलाइल ब्रोमाइड बनेगा और वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो आंसर बेटा इसका 4th। फिर देखिए सबको मालूम है एल्काइल एलाइड बनाने का बेस्ट मेथड का किसके साथ? SOCl2। क्यों? यहाँ पर SO2 गैस, HCl गैस, जो एल्काइल एलाइड बनता है बेटा वो प्योर HCl प्योर होता है, जबकि इसमें बेटा प्योर नहीं बनता है। तो आंसर बेटा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, देखो गैब्रियल थैलामाइड से बेटा क्या बनता है? प्राइमरी एलिफैटिक एमीन। क्या बनता है? प्राइमरी एलिफैटिक एमीन। तो ठीक है ना? तो देखो गैब्रियल थैलामाइड में बेटा सेकेंड स्टेप में, पहले स्टेप में बेटा सॉल्ट बनता है N-K+, दूसरे स्टेप में बेटा एल्काइल एलाइड लिया जाता है। दिस एल्काइल ग्रुप शुड बी प्राइमरी, एलिफैटिक हो प्राइमरी हो। यहां बेटा हेलोबेंजीन नहीं ले सकते, विनाइल नहीं ले सकते, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो ना तो बेटा ये बनेगा, ना तो ये, ना तो ये, क्योंकि कोई भी बेटा प्राइमरी एलिफैटिक अमीन नहीं। नेक्स्ट आइए, देखो बेटा अमोनिया के साथ गर्म कर रहे हो तो पहले तो बेटा क्या होगा? एसिड बेस के साथ बेटा क्या बनाएगा? सॉल्ट। यहाँ COONH4, यहाँ बेटा COONH4, सॉल्ट बन गया। ठीक, फिर बेटा स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो बेटा ये क्या बना लेगा? एमाइड, ये बन जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलामाइड। 84 का बेटा सेकेंड। फिर देखिए SC डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा सही। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D1 4S2। और ये बेटा कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है? +3 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट बेटा सही है। C कैन नो सो एग्जिट +4 बेटा शो करता है, C+4 शो करता है, लेकिन बेटा ये हाईली अनस्टेबल होता है, तुरंत बेटा ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? C+3। तो ये कहना कि +4 शो नहीं करता, गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत। देख लो कौन सा है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 85 का सेकेंड। 86 देखिए बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। आइसोमर में बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। देखो यहाँ Br है, यहाँ Cl है, बेटा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखो बेटा 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर देखो क्या है? H2 H2 H2, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है।
कोई आइसोमेरिज्म नहीं है। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 4 ही कार्बन है, ठीक है ना। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, कार्बन के नंबर ही सेम नहीं है। यहाँ पर बेटा आपके ये बेटा ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये सही आया नहीं, यहाँ पर बेटा ये ऑक्सीजन है। अब जरा देखो बेटा, यहाँ देखो यहाँ डबल बॉन्ड इधर है, फिर सिंगल है, फिर वो है, फिर देखो यहाँ डबल सिंगल डबल आ रहा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफर करी तो पोजीशन आइसोमर। 86 से 1 2 3 में कोई आइसोमेरिज्म नहीं। 87 देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में बेटा लीगेंड H माइनस होता है। लीगेंड बेटा जो लोन पेयर दे सकता है H माइनस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। ए कैटालिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा बिल्कुल सही है। कैटालिस्ट इंक्रीजेस, देखो बेटा कैटालिस्ट करता क्या, एक ऐसे अल्टरनेट पाथ को डेवलप करता है जिसमें एक्टिवेस, और देखो यार जब भी कैटालिस्ट लिखा हो तो एनसीईआरटी ये कहती है कि कैटालिस्ट का मतलब पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन एक अल्टरनेट पाथ को फॉलो करती है जिसमें थ्रेशोल्ड पहले से कम, एक्टिवेशन पहले से कम, रेट ऑफ रिएक्शन पहले से ज्यादा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ बेटा विदाउट कैटालिस्ट है, तो ये बेटा आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है और ये बेटा आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। जब इसी रिएक्शन को बेटा आप कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कराओगे तो बेटा इनिशियल और फाइनल तो सेम होगा लेकिन इंटायर पाथ बेटा डिफरेंट होगा। अब थ्रेशोल्ड बेटा पहले से कम हो गया, एक्टिवेशन बेटा पहले से कम हो गया, देखो ये एक्टिवेशन पहले से कम हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा ज्यादा। तो कैटालिस्ट इंक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी, गलत। कैटालिस्ट एक्टिवेशन को घटाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो फर्स्ट असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। कौन सा सही? ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। 88 का सेकेंड। देखो बेटा जब मेटल हाइड्राइड, चलो सोडियम हाइड्राइड ले लो, किसमें टूटा बेटा? सोडियम प्लस H माइनस, ठीक। अब बेटा आपका H माइनस कहां जाएगा? एनोड पर, ठीक है। एनोड पे बेटा इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे बेटा क्या होगा? Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा क्या बनाएगा उसको? तो एनोड पे हाइड्रोजन, कैथोड पे बेटा सोडियम, तो हाइड्रोजन एट एनोड। मेटल हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन बेटा एनोड पर। नॉन मेटल हाइड्राइड लाइक वाटर ले लो, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस पे हाइड्रोजन बेटा कैथोड पे, ऑक्सीजन एनोड। लास्ट क्वेश्चन, inversion of cane sugar is example of pseudo first order reaction. Cane sugar C12H22O11 प्लस H2O क्या बनाता है बेटा? 1 मोल ग्लूकोज बनाता है, 1 मोल बेटा फ्रक्टोज बनाता है, ठीक। वाटर देखो बेटा, इसका जब हम लोग रेट लॉ निकालते हैं तो रेट लॉ बेटा KC12H22O11 आता है, वाटर बेटा नहीं आता। यानी वाटर बेटा रेट ऑफ रिएक्शन वाटर पे डिपेंड नहीं करता। जो रिएक्टेंट रेट लॉ में एब्सेंट होता है बेटा, इसका मतलब वो एक्सेस में लिया गया, तो वाटर इज टेकन इन वेरी लार्ज अमाउंट, तो ये बेटा स्टेटमेंट आपका सही है। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर बेटा सही है। वाटर डू नॉट पार्ट, नहीं बेटा ये गलत है। वाटर अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो बेटा हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो 90 का आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट। तो ये बेटा आपका जो FST 43 है उसका बेटा डिस्कशन है, हमने और MS सर ने बेटा इसका डिस्कशन किया। आशा करते हैं कि जो, वैसे पेपर तो आसान है और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है,
तो आशा करते हैं कि बेटा जो भी छोटी मोटी क्वेरी होगी हम लोग के डिस्कशन से बेटा वो आपकी रिमूव हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।